एंटार्क्टिक और आर्कटिक या अंटार्कटिका आप कह सकते हैं, यहाँ वाले जो लैंड है, एक आपका ओशन का हुआ, एक लैंड का हुआ, तो उसके बारे में बता रहा है। द वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन द हाई लैटिट्यूड्स, फिर परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट, और देखिए आर्कटिक और अंटार्कटिक का इसको अलग दे दिया, इसको नहीं लेंगे हम, तो हम ये ग्रीनलैंड वाला ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। फिर परमानेंटली ग्रीनलैंड ले लिया हमने, रसिया का कुछ रीजन ले लिया, तो यहाँ पे एक एयर मास होगा, ठीक। आइए फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट, यहाँ पे परमानेंटली जहाँ पे आइस कवर्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल आर्कटिक और अंटार्कटिका, ये दो जगह हो गई, ठीक। ये दोनों आप इसे समझ लीजिए। अकॉर्डिंगली इस हिसाब से फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज्ड, और इस 5 तरीके से एयर मासेस जो है रिकॉग्नाइज होती हैं। आप दोबारा से इसको पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर पहला मैरीटाइम ट्रॉपिकल एमटी, यानी मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम मतलब मरीन होता है, मरीन यानी ओशन होता है, टॉपिक्स पर जो ओशन यानी ट्रॉपिक पर जो ओशन है उनकी जो होती हैं वो क्या होती हैं, एयर मासेस, उनको हम मैरीटाइम कहते हैं। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, जो कॉन्टिनेंट पे बनती हैं, ट्रॉपिक्स के कॉन्टिनेंट पे जो बनती हैं उनको हम कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कहते हैं। फिर मैरीटाइम पोलर, यानी जो पोल्स पे होती हैं, मैरीटाइम पोलर, इनका नाम देखिए अलग अलग दिया गया है ना, पांचों का ये नाम है। फिर इसको ऐसे कर देना था, एक के सामने एक रखते तो हमें ज़्यादा समझ में आता, ठीक है, लेकिन ऐसे भी समझ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हम उसको क्या कहेंगे, मैरीटाइम पोलर, यानी मैरीटाइम मतलब ओशन, पोलर मतलब पोल के पास जो ओशन है। तीसरा वाला यहाँ पे आइए, तीसरा वाला ये है, द रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशन की बात हो रही थी। उसके आगे ऐसे आप लिख लेंगे, एक बार को कॉपी पे नोट्स पे लिख लेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से आगे समझ में आएगी, तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो ठीक है, मैरीटाइम मतलब क्या होगा, मैरीटाइम मतलब ओशन हो गया, और ये देखिए पोलर, मैरीटाइम पोलर यानी पोल्स पे जो आपके ओशन है उनकी एयर मास। फिर कॉन्टिनेंटल पोलर, जो आपके पोल पर कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक और अंटार्कटिक, उनकी। फिर कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, फिर कॉन्टिनेंटल पोलर मतलब जो आपके कॉन्टिनेंट, जैसे रसिया हो गया आपका, कनाडा हो गया, वहाँ के आसपास, ग्रीनलैंड के आसपास ये चीज़ें हैं। और आर्कटिक एंटार्कटिक अलग दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल आर्कटिक CA, तो इसमें आपका ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए, ट्रॉपिकल एयर मासेस आर वार्म एंड पोलर एयर मासेस आर कोल्ड। तो ट्रॉपिकल वाले जो होते हैं वार्म होते हैं, और जो ये कोलर होते हैं, ये जो पोलर होते हैं वो कोल्ड होते हैं। तो इन्हीं में फ्रंट बनता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेन फ्रंट्स क्या होते हैं, आइए अब अपने हम मेन टॉपिक पे आते हैं, फ्रंट्स की बात करते हैं। फ्रंट्स की बात करता हूँ तो व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट, जब दो प्रकार की अलग अलग एयर मासेस मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी वार्म हो गई, ये आपकी कोल्ड हो गई, ठीक, कोल्ड, ठीक। तो यहाँ से अब आपको पता है कि अगर कोई भारी चीज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल आप एक बलून ले लीजिए, ठीक, या फिर जिसमें आप बीन बैग्स होती है ना उसको ले लीजिए, या फिर इतना बड़ा कोई सा भी कोई बलून ले लीजिए। अब उसको अगर आप ऐसे धीरे धीरे से लेके जाएंगे, किसी भारी चीज़ से टकराएंगे, आप अपनी बुक से टकराएंगे ले जाके ऐसे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बुक नीचे जाएगी या वो बलून नीचे जाएगा, वो बलून ऊपर जाएगा या आपकी बुक ऊपर जाएगी? तो जो हल्की चीज़ होगी वो ऊपर जाएगी, जो भारी चीज़ होगी बुक आपकी नीचे आएगी, और वो बलून ऊपर जाएगा, हल्की चीज़ ऊपर जाएगी। तो यही चीज़ इसमें भी होती है, जब दो चीज़ें एक साथ टकराती हैं, वार्म और कोल्ड अगर एक साथ टकराएगी तो वार्म वाली हमेशा ऊपर जाएगी, और जो कोल्ड वाली है वो हमेशा नीचे की तरफ रह जाएगी, ठीक, ये चीज़ आप समझिए। तो आइए, व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट, बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड अ फ्रंट। तो इनके बीच एक बाउंड्री जोन बनता है, फ्रंट। फ्रंट मतलब आपने देखा होगा कि हमने एक फ्रंट संभाला हुआ है, हमारी किसी से लड़ाई हो गई तो इस फ्रंट पे खड़े हुए हैं, हमारे सोल्जर इस फ्रंट पे खड़े हैं, तुम इस जगह खड़े रहो, ये फ्रंट संभालो, मैं वो फ्रंट संभालता हूँ। फ्रंट मतलब जहाँ पे दोनों के बीच एक तनाव होता है, लड़ाई होती है, सामना किया जाता है, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे फ्रंट, ठीक। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। जेनेसिस, ये चीज़ याद रखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ आगे ये आपको बताऊंगा। जेनेसिस, जेनेसिस, जीन्स जेनेसिस, जेनेसिस मतलब जनरेशन, फ्रंट का जेनेसिस हो रहा है, फ्रंट की जनरेशन हो रही है, ठीक। इससे आप याद रखिएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट, 4 प्रकार के फ्रंट होते हैं। क्या? एक कोल्ड फ्रंट होता है, ये आपका हो गया, एक वार्म फ्रंट होता है, ये हो गया। स्टेशनरी फ्रंट, एक फ्रंट होता है वहीं रुका रहता है,
कहीं नहीं जाना, मैं यहीं हूँ, वार्म हूँ, कोल्ड हूँ, कोल्ड हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ। एक होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होते हैं? अब ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है कि वो आगे आप अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऑक्लूजन मतलब होता है कि वो मिल के ऐसे, मतलब वो जैसे ये वार्म आया, ये कोल्ड आया ना, तो ये फ्रंटोलिसिस प्रोसेस में हो जाती है। तो आइए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑक्लूजन अपने आप ये एक्सप्लेन करेगा, तब अच्छी तरीके से आप समझ में आएगा। ठीक, पहले ये दो चीज़ें आप याद रखिए, एक वार्म होता है, एक कोल्ड होता है, यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्टेशनरी, यस, स्टेशनरी में या तो वार्म होगा या तो कोल्ड होगा। स्टेशनरी मतलब बस वो घूम नहीं रहा है। व्हेन फ्रंट रिमेन्स स्टेशनरी इट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट्स। वही हो गया, जब जो फ्रंट हैं वो रुके हुए होते हैं तो उनको हम स्टेशनरी कहते हैं। जब कोल्ड एयर मूव्स, व्हेन कोल्ड एयर मूव्स, जब कोल्ड एयर मूव करता है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ गई, कोल्ड फ्रंट। फिगर में भी बताया गया कोल्ड फ्रंट हो गया, ये कोल्ड फ्रंट है, वार्म फ्रंट है, ये नीचे जाएगा। ऑक्लूडेड फ्रंट, ये देखिए ये ऑक्लूडेड फ्रंट यहाँ पे बना रहा है, यानी मैंने बताया ना दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो वहाँ पे ऑक्लूडेड फ्रंट क्रिएट होता है। आगे टुवर्ड्स द वार्म एयर इट्स कॉन्टैक्ट जोन इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। Whereas if warm air mass moves towards cold air mass, जब वार्म एयर मास मूव करता है, when, ये देखिए मैं कोल्ड फ्रंट की डेफिनेशन क्या दे रहा है, आइए बताता हूँ मैं आपको। जब कोल्ड एयर मास मूव करता है, जब आपका कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है, ठीक, ये कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है वार्म एयर मास की तरफ, तो उसको हम कोल्ड फ्रंट कहेंगे। अब फिर वही वैली वाली बात आ जाती है, वो फिर से आप याद कर लीजिए कि अगर हम वैली से हवा आ रही है तो हम कहेंगे कहाँ से आ रही है हवा, तो कहेंगे वैली से आ रही है, तो उसको वैली ही कहेंगे। तो अगर कोल्ड वाली हवा आ रही है, कोल्ड वाली फ्रंट आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोल्ड फ्रंट कहेंगे। ठीक, जबकि जब वार्म फ्रंट मास मूव टुवर्ड कोल्ड, अब जब वार्म वाली कोल्ड के पास जाएगी तो द कॉन्टैक्ट जोन इज वार्म फ्रंट जोन, वार्म फ्रंट जोन होगा, क्योंकि आके लड़ाई कौन कर रहा है, वार्म वाली कर रही है। सेम वही चीज़ है कि मैं प्रतापगढ़ से जा रहा हूँ कि प्रयागराज जा रहा हूँ, मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ कि प्रतापगढ़ जा रहा हूँ। अगर मैं प्रयागराज से प्रतापगढ़ की तरफ जा रहा हूँ तो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, प्रयागराज से, तो प्रयागराज लिखूंगा। मैं अगर प्रतापगढ़ से जा रहा हूँ तो कहाँ से आ रहा हूँ, मैं पुलिस वाले पूछेंगे किधर से आ रहा है, तो कहूँगा इधर से आ रहे हैं सर, बस हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो द कॉन्टैक्ट जोन इज अ वार्म फ्रंट, जो कॉन्टैक्ट जोन है वो वार्म फ्रंट है। इफ़ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड, अब यहाँ पे मैंने बताया कि ना जो वार्म वाली है वो ऊपर भागेगी और जो कोल्ड वाली है वो नीचे रह जाएगी। फिर एक ऐसी भी कंडीशन आएगी, यानी एक ऐसा भी टाइम हमारे पास देखने को मिलेगा जब क्या होगी कि ये कोल्ड वाली नीचे हो जाएगी और ये वार्म वाली ऊपर हो जाएगी। अब ये कम्प्लीटली अफ्लिप्टेड है, ठीक, ये वार्म वाली ऊपर है और ये कोल्ड वाली नीचे है। तो जब ये ऊपर हो जाएगी और ये नीचे कोल्ड वाली हो गई, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए वेरास इफ द वार्म कॉन्टैक्ट जोन, और ये देखिए फुली लिफ्टेड अबव द लैंड इट इज कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट। ये इसको हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहेंगे कि ये वार्म ऊपर हो गई और कोल्ड एकदम नीचे हो गई। अब सारी वार्म वाली को ऊपर ठेल दिया है, नीचे आ गई आपकी कोल्ड वाली, तो इसको हम ऑक्लूडेड फ्रंट कहेंगे। द फ्रंट ऑकर इन मिडिल लैटिट्यूड एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहाँ पे डिफरेंस बहुत क्रिएट होता है टेम्परेचर में और प्रेशर में। क्यों? क्योंकि इधर देखेंगे तो, और ये होता कहाँ है पहले ये भी देख लीजिए, लैटिट्यूड्स पे, मिडिल लैटिट्यूड्स पे। मिडिल लैटिट्यूड्स मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पोल है, ये आपका पोल है और ये आपका इक्वेटर है। तो यहाँ से ये बहुत आई गर्म हवा, ये यहाँ से आई ठंडी हवा, तो ये आके कहाँ, ट्रॉपिक के आसपास यानी मिड लैटिट्यूड के आसपास मिलेंगी ही। तो डिफरेंस ज़्यादा कहाँ है, अब यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो दोनों ही गर्म गर्म ही है ना, यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये दोनों ठंडी ठंडी है। लेकिन यहाँ ऐसी ये जगह है, मिड लैटिट्यूड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी गर्म और ठंडी एक साथ मिल रही हैं। तो यहाँ पर ही हमें डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे ज़्यादा। तो इसीलिए कह रहा है कि मिड लैटिट्यूड पे ये होती हैं स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर इनके टेम्परेचर और इनके प्रेशर में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। एक पोल से आ रही, एक इक्वेटर से जा रही, पोल वाली ज़्यादा ठंडी है और इक्वेटर वाली ज़्यादा गर्म है। ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडी हुई तो ठंडी वाली को जल्दी ठेलेगी, गर्म वाली जो है वो, ठंडी वाली जो है वो गर्म वाली को ज़्यादा तेज़ से ऊपर ठेल देगी और नीचे नीचे क्या, ठंडी ठंडी वाली रह जाएगी। तो ये चीज़ है। दे ब्रिंग अब्रप्ट चेंजेस इन टेम्परेचर एंड कॉज द एयर टू राइज टू फॉर्म क्लाउड्स एंड कॉज प्रेसिपिटेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ठंडी वाली ऊपर जाएगी तो, जब ठंडी वाली नीचे रहेगी, गर्म वाली को ऊपर भेजेगी, तो गर्म हवा में आपको पता है कि मॉइस्चर होते हैं, एवोपरेशन
हुआ रहता है, तो वो ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे ये देखिए क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन। जहाँ गर्म हवा हुई, गर्म हवा ऊपर गई, किसी भी कारण से गई, चाहे वो जो है आपकी लो प्रेशर क्रिएट हुआ उस वजह से जा रही, या फिर चाहे वो ओरोग्राफिक रेनफॉल आपने सुनी होगी उस वजह से हो रही है, तो ये किसी भी कारणवश हो वहाँ पे इम्पैक्ट ऐसे ही आने वाला है और वो बारिश कराने वाली है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात करते हैं अभी हम, और आज ये चैप्टर मैं आपका ख़त्म कर दूंगा। चलिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं। तो सिस्टम डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड, ये हमेशा मिड लैटिट्यूड्स पे होता है या फिर हाई लैटिट्यूड्स पर होता है। बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, क्यों, ट्रॉपिक्स से हट के, बियॉन्ड द ट्रॉपिक यानी ट्रॉपिक के और ऊपर होता है। ये देखिए या तो मिड लैटिट्यूड में होगा या तो हाई लैटिट्यूड में होगा। और कॉल्ड बियॉन्ड द ट्रॉपिक आर कॉल्ड मिडिल लैटिट्यूड और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिक से थोड़ा हट के, एक्स्ट्रा ज़्यादा, ट्रॉपिक से ज़्यादा यानी ट्रॉपिक से ज़्यादा ऊंचाई पे, ज़्यादा लैटिट्यूड पे हो रहा है, ठीक है। द पासेज ऑफ फ्रंट कॉजेज अब्रप्ट चेंजेस इन द वेदर कंडीशन ओवर द एरिया इन द मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट आ रहे हैं एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो अब्रप्ट चेंज होता है, बहुत फ्रिक्वेंट, ज़्यादा चेंजेस होते हैं किसमें, वेदर कंडीशंस में चेंज लेके आते हैं। अब ठंडी वाली आई तो ठंडी लेके आई, फिर गर्म वाली वहीं पहुँच गई तो गर्म लेके आई, और वो गर्मी लेके आ रही है, कहीं से ठंडी कहीं से गर्मी, एक ही जगह पे दोनों चीज़ हो रही है, तो ये डिस्टर्ब करेगा ना उस एरिया को, तो ये चीज़ होती है। फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म अलॉन्ग द पोलर फ्रंट, जो पोलर फ्रंट के अलॉन्ग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म फ्रंट, देखिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म अलॉन्ग द पोलर फ्रंट। तो जब वो पोलर फ्रंट आती है, आपकी ये वाली फ्रंट जाती है इक्वेटोरियल या फिर ट्रॉपिक वाली वार्म फ्रंट जाती है, तो वहाँ पर क्या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। इनिशियली शुरू में द फ्रंट इज स्टेशनरी, जो फ्रंट होता है वो स्टेशनरी होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये आपको बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये देखने को मिलेगा। वार्म एयर ब्लोज, अब ऐसा क्यों है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा क्यों होता है, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर लैंड और सी वेरिएशंस की भी डिफरेंस हो जाती है ना। नीचे देखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स कम होते हैं, कॉन्टिनेंट्स कम हुए तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस टेम्परेचर में कम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे वार्म और कोल्ड में अंतर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। तो इस वजह से भी ये चीज़ देखने को मिलती है हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम साउथ एंड कोल्ड एयर फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द फ्रंट। देखिए वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ, यहाँ पे वार्म एयर जो है वो ब्लो करती है साउथ से। यहाँ पे अगर वो दिया हो तो चलिए, फिगर इसमें नहीं दिया गया है, तो ये कह रहा है कि वार्म होती हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ, साउथ की तरफ से वार्म एयर आएंगी, और कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है, ऐसे समझिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। नॉर्थ ये होता है हमेशा, साउथ ये होता है, ठीक। ये क्या कह रहा है कि वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम साउथ, साउथ की तरफ से यानी ट्रॉपिक्स की तरफ से यहाँ पे वार्म एयर जा रही है, और जो ये आपकी कोल्ड एयर है, ये देखिए ये इधर से आ रही है। ये ऑब्वियस सी बात है, पोलर से तो कोल्ड ही आएगी, ठीक। व्हेन द प्रेशर ड्रॉप्स अलोंग द फ्रंट, और यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोल्ड चीज़ किसी गर्म चीज़ से टकराती है, ठंडी गर्म चीज़ टकराती है, तो यहाँ पे गर्म वाले का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, यानी दोनों का बराबर होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए व्हेन प्रेशर ड्रॉप्स अलोंग द फ्रंट, प्रेशर फिर यहाँ पे कम हो जाएगा। द वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड, और वार्म एयर जो है वो नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करने लगी। द एयर मूव्स टुवर्ड्स, फिर जो द कोल्ड एयर है वो मूव टुवर्ड्स साउथ, सेटिंग इन मोशन एंड एंटी क्लॉक या साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए इधर है आपका फिगर, इसमें एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कहने की इसकी कोशिश क्या है, कि ये ऐसे आ रही है हवा, यहाँ पे ये देखिए फिर से मैं एक फिगर बनाता हूँ। अब यहाँ से एक हवा ये आ रही है और एक हवा ये जा रही है, ठीक। अब ये हवा ऐसे आई, ये हवा ऐसे आई, ठीक, ये दोनों एक साथ में मिल गई। अब ये दोनों एक साथ में मिलेंगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे मिल के ऐसे मुड़ जाएंगी। मुड़ेंगी कैसे, ये देखिए ये इस प्रकार से मुड़ रही हैं।
तो जब ये मुड़ रही हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमें देखने को मिल जाएगा। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें देखने को मिल रही है। द साइक्लोनिक सर्कुलेशन लीड टू वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेगा विद अ वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट। यहाँ पे एक वार्म है एक कोल्ड है, तो ये दोनों मिल करके ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बना रही है। क्लॉकवाइज हमेशा इस डायरेक्शन में होगा और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, और यही सेम चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इस लाइन में। जब आप दोबारा इस लाइन को पढ़ेंगे, जब प्रेशर ड्रॉप्स अलोंग द फ्रंट और प्रेशर दोनों के बीच कम होता है, द वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड, जो वार्म वाली एयर है वो अपनी अपनी डायरेक्शन में ही जाती रहती है, और कोल्ड जो है अपनी ही डायरेक्शन में आती रहती है, यानी साउथ में ही आती रहती है। तो वार्म ऐसे जा रही है, कोल्ड ऐसे आ रही है, तो दोनों ऐसे मुड़ के दोनों आपस में मिक्सिंग एंड मैचिंग कर लेती हैं, और मिक्सिंग एंड मैचिंग करने के बाद क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने लगती हैं। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई तो यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक, ये चीज़ आप समझ लीजिए। द प्लान एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेल डेवलप्ड साइक्लोन इज गिवन इन 10.9। अब हम नीचे साइक्लोन के इसको भी देखेंगे, फिगर को भी देखेंगे। आइए नीचे चलिए देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कोल्ड एयर है, और यहाँ पे कोल्ड एयर हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें वार्म एयर देखने को मिलेगी। तो ये कोल्ड एयर नीचे आ गई है, वार्म एयर हमारी ऊपर हो गई है। ठीक, यहाँ पे ऑक्लूजन के बारे में बता रहा है, कोल्ड एयर ऐसे आई, ऐसे ये वार्म एयर को धीरे 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 पूरी ऐसे कवर कर लेगी। ठीक, तो ये पूरा ऐसे कवर कर लेगी, तो कोल्ड एयर ये पूरे में कोल्ड एयर हो जाएगी, और इसके ऊपर जो है वार्म एयर हो जाएगी, यानी ये इसने ख़त्म कर दिया। इसको ऑक्लूडेड फ्रंट हम कहते हैं, जब ये पूरा कोल्ड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस में बता रहा है, और यही चीज़ कह रहा है ना कि कैसे कवर कर रही है। अब ये चीज़ जब ऐसे ऐसे कवर कर रही है ना, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ ऐसे कवर कर रही है, तो ये किस किस रोटेशन में जा रही है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है, तो ये यहाँ पे साइक्लोन हमारा क्रिएट होगा, और बाद में ये साइक्लोन आपका ख़त्म भी हो जाएगा। कब जब इसमें वेरिएशन ही नहीं होगी, जब पूरा ये ऑक्लूजन हो जाएगा। तो फ्रंटो जेनेसिस भी बताया ना, फिर आपको मैं आगे एक चीज़ और बताऊंगा, फ्रंटोलिसिस, तो वहाँ भी आपको देखने को वो चीज़ देखने को मिलेगी। द प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन बोथ, यहाँ से आइए फिर से पढ़ते हैं हम आगे। 10.9 फिगर हमने देखा, देयर आर पॉकेट्स ऑफ वार्म एयर एंड वार्म सेक्टर विज्ड बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द रियर एयर और कोल्ड सेक्टर। ये पढ़ने की कोशिश कीजिए, देयर आर पॉकेट्स ऑफ वार्म एयर, यहाँ पे वार्म एयर के पॉकेट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स में या बैचेज में, या फिर एक पूरी एयर है जो कि दूसरे से टकरा रही है। पॉकेट्स का मतलब है कि जो फ्रंट में लड़ाई कर रहे हैं, जो जाके टकरा रहे हैं वार्म एयर की, आ जा तो दम है आप में तो लड़ ले मुझसे। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। देयर पॉकेट्स ऑफ वार्म एयर या वार्म सेक्टर वेज्ड बिटवीन, जो वार्म सेक्टर है वेज्ड बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द रियर कोल्ड एयर और कोल्ड सेक्टर, वो कोल्ड सेक्टर से जो टकरा रहे हैं जाके, चाहे फ्रंट से या रेयर से। फ्रंट रेयर का मतलब होता है कि भाई एक दूसरे से ऐसे जाएंगे। अब जब हवा है, हवा एक दूसरे में ऐसे गुत्थम गुत्थी मिल जाएगी, तो कहीं कहीं ये आगे होगा कहीं पीछे होगा ना। तो बस ये इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ आप इसको मत समझिए। मतलब ऐसे आई हवा मिली, अब हर जगह ऐसे हवा थोड़ी है कि हवा ऐसे आएगी ऐसे ऐसे मिल जाएगी, ऐसे कभी नहीं होता। हवा आती है तो हवा ऐसे आती है, इंटरलॉकिंग कंडीशंस में आती हैं। ये वार्म हो गई, ये कोल्ड हो गई, तो अब ये कोल्ड वाली यहाँ पहुँच गई है, तो ये पर इसके आगे है वार्म। अब कहेंगे वार्म के आगे कोल्ड, कोल्ड के आगे वार्म, तो ऐसी होती है ना। तो वही चीज़ ये आगे बता रहा है कि वार्म एयर, फिर यहाँ पे फॉरवर्ड एंड रियर कोल्ड एयर और कोल्ड सेक्टर। द वार्म एयर ग्लाइड्स ओवर द कोल्ड एयर, और जो वार्म एयर है वो ऊपर जाती है तो उसके ऊपर ग्लाइड कर जाती है। अब जैसे ये आई ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऊपर इसके चली गई, ग्लाइड कर गई इसके ऊपर, आपको पता ही है कि ऊपर चली जाएगी। ठीक, वार्म एयर ग्लाइड्स ओवर द कोल्ड एयर एंड अ सीक्वेंस ऑफ क्लाउड्स अपीयर ओवर द स्काई, और एक सीक्वेंस क्लाउड का दिखेगा, क्योंकि अब यहाँ से आई ये ऊपर गई, तो ऑब्वियस सी बात है कंडेंसेशन वहाँ देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन मिलेगा तो वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लाउड फॉर्मेशन बता रहा है, तो वही चीज़ ये बता रहा है, अहेड वार्म फ्रंट एंड कॉज प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पे हमें बारिश भी देखने को मिल जाएगी। द कोल्ड फ्रंट अप्रोचेस द वार्म एयर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुशेस द वार्म एयर अप, और फिर वो ऐसे जाएगी आगे से, ऐसे आगे से डायरेक्ट वो तो ऊपर उठा रही है, लेकिन ऊपर उठाने के साथ साथ वो ऐसे जाएगी पीछे, ऐसे उसको पकड़ेगी। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऐसे आई वार्म एयर कोल्ड एयर, फिर उसको देखिए इसके ऊपर आई, देखिए ये वार्म ऐसे गई, इसके नीचे कोल्ड है क्योंकि वार्म ऊपर हो गई है, ये वार्म ऊपर हो गई है। ये यहाँ जो आपको वार्म दिख रही है ना, इसके नीचे कोल्ड भी है, ये मत समझिए कि इसके नीचे कोल्ड नहीं है,
लेकिन ये कोल्ड जो है ऐसे इसको पकड़ रही है, ऐसे घूम के, ठीक, घूम के, ठीक, आप ऐसे समझिए, मतलब ऐसे ऐसे उसको ले रही है, वही चीज़ इसमें ये बता रहा है। कोल्ड फ्रंट अप्रोचेज द वार्म एयर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुशेस द वार्म एयर अप, ठीक। एज अ रिजल्ट क्यूमुलस क्लाउड्स डेवलप अलॉन्ग द कोल्ड फ्रंट, और कोल्ड फ्रंट के अलॉन्ग में ही क्यूमुलस क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही तो वार्म एयर है, तो वार्म एयर है तो वहाँ पे क्लाउड भी क्रिएट होंगे। अब द कोल्ड फ्रंट मूव फास्टर देन वार्म फ्रंट अल्टीमेटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट, और यहाँ पे जो कोल्ड फ्रंट का मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाता है और ये ओवरटेक कर देती है वार्म फ्रंट को, यानी जिस रफ्तार से वार्म फ्रंट आपका ऊपर भाग रहा है या फिर आप कहीं अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, उससे तेज होती है। अब जब वो तेज होगी तो वार्म एयर इज़ कम्प्लीटली लिफ्टेड, वार्म एयर कम्प्लीटली मतलब बहुत तेज़ी से ऐसे आती है, ऐसे बहुत तेज़ी से आगोश में ले लेती है, वो वार्म फ्रंट को आगे बढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता और वो ऊपर ही भाग जाता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है। जाओ, आगे नहीं जाने दोगे, तुम्हारे सर के ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके टॉर्नेडो में जाएंगे, बारिश कराएंगे, ठीक है। अब वार्म एयर इज कम्प्लीटली लिफ्टेड अपॉन ऑक्लूडेड एंड, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, देखिए अगर मुझे पढ़ाना हो ना, मैं आपको ऐसे इसको सब हटा करके एक बढ़िया सा एक फिगर बनाऊंगा आपके सामने, ऐसे ऐसे बताऊंगा कि ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, ये आ रही, ये बन गई, आप बिल्कुल समझ जाएंगे, 1 मिनट लगेगा। लेकिन ज्योग्राफी में समझने के बाद वो चीज़ें जो इसमें लिखी गई हैं ना, एक एक लाइन जब आप देखेंगे तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। जब एक लाइन समझ में आएगी दोबारा जब पढ़ेंगे तब, क्योंकि आपको कई बार क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाता है ज्योग्राफी लगता है अरे हलवा भाई हलवा 1 नंबर, लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं क्या है, मैं पढ़ना शुरू किया था ना, तो मैं एक बार देखा यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखी, वाह इतना आसान, जब एनसीईआरटी खोल के देखा तो मेरी हवाइयाँ उड़ गई। इसको मैं पढ़ा हुआ हूँ, देख रहे हैं आप, मैं मार्किंग वगैरह सब लगा के रखा हूँ, हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो आपको पढ़ के चीज़ें समझ के जो आपने पढ़ा है उसको कनेक्ट करना पड़ता है, एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड समझिए, क्योंकि पढ़ना अपने आप से, उसको समझना और दोबारा रिवाइज करने में थोड़ा अंतर होता है, और आपको लिखना भी है। मेन चीज़ क्या है ना, समझ लिए हो गया, आप किसी को बता सकते हैं कि ऐसी आती है ऐसी हो जाती है, लेकिन वो आपको लिखना पड़ता है ना, तो लिखने के लिए आपको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। और हो सकता है कि यहाँ पे आपके प्रीलिम्स में पूछ ली यही लाइन ही दे दे, तो लाइन ही दे देगा, तो आपको जब पढ़े रहेंगे दोबारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है अगर समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ आप समझिए। एज अ रिजल्ट क्यूमुलस क्लाउड डेवलप करते हैं, द कोल्ड फ्रंट मूव फास्टर देन द वार्म फ्रंट अल्टीमेटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट एंड द वार्म एयर इज कम्प्लीटली लिफ्टेड अप एंड द फ्रंट इज ऑक्लूटेड, साइक्लोन इज डिसिपेटेड। मैंने बताया साइक्लोन आपका खत्म भी हो जाता है, साइक्लोन तभी तक है जब तक वार्म एयर खत्म नहीं हुई है, वार्म एयर खत्म, साइक्लोन फिनिश। द प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन बोथ, ये जो प्रोसेस है विंड सर्कुलेशन की, बोथ एट द सरफेस एंड अलोफ्ट आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से ये जो सरफेस पर हो रही है और उसके ऊपर जो हो रही है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक हैं। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डिफर फ्रॉम द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो थोड़ा अलग होता है किससे, ट्रॉपिकल साइक्लोन से, कुछ कंडीशंस में। क्या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, क्लियर फ्रंटल सिस्टम, यहाँ पे क्लियर फ्रंटल सिस्टम होता है, ये फ्रंट की वजह से हो रहा है, यानी जब फ्रंट आई, कोल्ड फ्रंट ऐसे ऐसे पकड़ के उसको ऊपर उठा दी, उसको भगा दी, तो यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो गई, तो फ्रंट की वजह से हो रहा है, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देखिए कोल्ड फ्रंट आई हमारे पास, वार्म एयर को ऊपर उठाई, ये खुद नीचे चली गई ना, ठीक, यहाँ पे ये बता रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आगे देखेंगे, ये देखिए, तो ये क्या हुआ, कोल्ड फ्रंट नीचे हो गई, अब वार्म ये ऊपर ऊपर ऐसे भाग गया, तो यहाँ पे बारिश भी हो जाएगी, और ये ऐसे नीचे से ऑक्लूजन करने के लिए तो यहाँ पे एंटी साइक्लोन क्रिएट हो जाएगा। तो ये फिगर बहुत ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, समझने के लिए समझ लीजिए थोड़ा सा, उतना बहुत समझा दिया मैंने आपको, ठीक। एक एक लाइन पढ़ेंगे, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने आप होती जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल साइक्लोन, और फ्रंट ट्रॉपिकल साइक्लोन में होता नहीं है। दे कवर ए लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर, ये एक लार्ज एरिया जो है कवर करते हैं, ओरिजिनेट होते हैं किस पे, लैंड एंड सी के ऊपर, यानी ज़मीन पर और सी में। तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट whereas the tropical cyclone originate only overseas and on reaching the land they dissipate, और जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, वो क्या होता है कि वो आपके सी में ही केवल और केवल पैदा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको चाहिए होता है खाना। खाना मतलब क्या होता है, इसका खाना क्या है, आपको पता है कि बारिश लेके आता है,
तो बारिश कैसे आएगी? जब पानी होगा, पानी ही इसका खाना है, तो पानी ऐसे आएगा तो वहाँ पे उसको खाना हमें देखने को मिलेगा कि उसकी जो पावर है वो बढ़ गई है। और जैसे ही ये लैंड पे आएगा, लैंड मतलब ज़मीन पे आएगा, वैसे ही इसको पानी मिलना बंद हो जाएगा और ये डिसिपिएट कर जाएगा, यानी ये हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो ज़्यादा बड़े एरिया को अफेक्ट करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन छोटे एरिया को, उससे कम रिलेटिवली छोटे एरिया को जो है वो इफेक्ट करता है। द विंड वेलोसिटी इन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हाइयर एंड इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। लेकिन जो विंड वेलोसिटी है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन में वो ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आता है। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आप जैसा कि नीचे देख सकते हैं। पहले चलिए हम फिगर पे चलते हैं, जहाँ पे आपको फिगर बताना ज़रूरी है, वहाँ मैं आपको पहले फिगर बताऊँगा और थोड़ा सा भी हमारा और बचा हुआ है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, हम अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इसके लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं 27 डिग्री सेल्सियस यानी सी सरफेस टेम्परेचर। आपके मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे उतना टेम्परेचर एबव होना चाहिए और तभी क्या होगा, यहाँ पे एवेपरेशन हमें देखने को मिलेगी। और जैसे ही एवेपरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, एवेपरेशन होती है, एवेपरेशन के साथ क्या होता है, यहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज होती है, किसमें, मॉइस्चर में। जैसे यहाँ पे हुआ, थोड़ा कंडेंस हुआ तो फिर हीट रिलीज हुई तो उसकी डिस्टेंस और ऊपर बढ़ गई। फिर यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो फिर कंडेंस हो गया, फिर उससे हीट रिलीज हुई, तो इससे ऐसे ऐसे ये ऊपर इसकी हाइट ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। और यहाँ पे देखिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, निम्बो स्टेटस, निम्बस, ऐसे तमाम प्रकार के जो क्लाउड्स हैं वो क्रिएट होते हैं, वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा भी। और यहाँ पे इसको आई कहते हैं, जो कि बीच में होती है। और ये देखिए इधर ये देखिए सबसाइडिंग एयर हमें देखने को मिलती है। और इधर देखेंगे तो आई बॉल हमें देखने को मिलेगी। आई बॉल ये ऐसे जा रही है, हवा इस तरीके से जा रही है। ठीक, तो अगर सबसे वीकर हम जोन बताएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी हवा ऊपर नहीं जा रही है, तो ये सबसे वीकर जोन होता है किसी भी साइक्लोन का। सबसे वीकर पार्ट क्या होता है, आई होता है। ठीक है, आई। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग समझ में आ गए हैं आप लोगों को। और यहाँ पे एक रेन बैंड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इधर आप कंडेंसेशन देखने को आपको मिलेगा, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे 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 ये अलग अलग प्रकार के ऐसे यहाँ पे क्लाउड्स ऐसे बनते जाते हैं। ठीक, तो ये अच्छी तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं किधर, अपने स्टैटिक की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, आर वायलेंट स्टॉर्म्स, ये वायलेंट स्टॉर्म होते हैं, यानी ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं। दैट ओरिजिनेट ओवर ओशंस इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द कोस्टल एरियाज। ये हमेशा ट्रॉपिकल एरियाज के जो ओशंस होते हैं वहाँ पे क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, आप कैरेबियन सी हो गया, और इधर बे ऑफ बंगाल में भी हमें देखने को मिलता है। अब तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई है बे ऑफ बंगाल में, उसके भी रीजंस आपको बताए जाएंगे आगे, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहा है इस वजह से। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर कोस्टल एरियाज, और ये लैंड की तरफ भागते हैं, लैंड की तरफ जाएंगे। तो जब ये लैंड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन लेके आएंगे, बारिश लेके आएंगे, हवा लेके आएंगे, क्लाइमेट चेंज यहाँ पर करेंगे, वहाँ का जो वेदर है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, आगे आइए। स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज बाय वायलेंट विंड्स, वायलेंट विंड बहुत तेज विंड होती हैं। वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पे। और स्टॉर्म सर्जेस, और यहाँ पे स्टॉर्म सर्जेस भी हमें देखने को मिलती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज़, और ये बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग मतलब भयानक, खतरनाक या डिस्ट्रक्शन फैलाने वाला होता है। दे आर नोन एज साइक्लोन्स, इनको हम साइक्लोन के रूप में जानते हैं। और साइक्लोन को फुल फॉर्म क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में हम इसको साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं। जबकि अटलांटिक, ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो ये आप याद कर लीजिए। साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन में हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। फिर वेस्टर्न पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक के पास आपको मैंने ईस्ट और वेस्ट अभी समझाया हुआ था, कहाँ ईस्ट होता है कहाँ वेस्ट होता है। वेस्ट पैसिफिक में क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। साउथ चाइना सी और साउथ चाइना सी, यानी वेस्ट पैसिफिक साउथ चाइना सी में टाइफून कहते हैं। विली विली इज इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसको हम विली विली कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट एंड इंटेंसीफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशन, वार्म ट्रॉपिकल ओशन पर ये ओरिजिनेट होते हैं, इंटेंसीफाई होते हैं,
कंडीशंस, यहाँ पे कुछ कंडीशंस, 5 कंडीशंस बताई गई हैं जिसकी वजह से ये जो है फेवरेबल होती हैं और इसके फॉर्मेशन और इंटेंसिफिकेशन मतलब को ताकत देती हैं, ताकत इंटेंस करती हैं ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। पहला, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 20 डिग्री सेल्सियस। एक लार्जर सी सरफेस है, ज़्यादा एरिया में, आपको बताया मैंने ना कि ज़्यादा एरिया अगर होगी तो वहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, जितनी बड़ी एरिया होगी उतना ज़्यादा ऊपर हमें लो प्रेशर देखने को मिलेगा, उतनी ज़्यादा मॉइस्चर ऊपर जाएगी, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कैसे होगी, जब यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हमें देखने को मिलेगा, यानी अब कोरियोलिस फोर्स है, अर्थ रोटेट हो रही है, तो ऑलवेज हमें कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे देखने को मिलती है। पर एक चीज़ हमें और देखने को मिलेगी, वो क्या है कि यहाँ पर वेरिएशन होनी चाहिए। प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ होगी, प्रेशर ग्रेडियंट आगे जैसे कि यहाँ से डिसिपेट हो जाएगी, तो कोरियोलिस फोर्स किस में मदद करेगी, कोरियोलिस फोर्स हेल्प करती है उसको रोटेट करने में, ठीक है। आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ऐसे विंड जा रही है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, कमेंट करके बताइए, साउथ में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्थ में राइट, साउथ में लेफ्ट, ठीक है। तो उसको कोरियोलिस फोर्स रोटेट करने का काम करेगा, वरना हवा उठी ऐसे ऐसे उठ के चली गई, भाग गई, ऐसे चली गई, कोई डिफरेंस हुआ नहीं हुआ, ठीक है। फिर तीसरा, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें थोड़ी वेरिएशन होनी चाहिए, वर्टिकल विंड स्पीड, वर्टिकल मतलब हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल, ठीक। ये प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, पहले से ही वहाँ पे गर्मी होनी चाहिए, इसीलिए तो कह रहा है 27 डिग्री है, लो प्रेशर एरिया पहले से होना चाहिए, या और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, या फिर पहले से थोड़ी थोड़ी हवा, इसमें छोटी छोटी साइक्लोन्स बन रहे हैं, पहले से ही थोड़ा थोड़ा हो रहा है, यानी उसकी भूमिका जो है वो सेट कर दी गई है, ठीक है। आगे आइए, अपर डाइवर्जेंस एबव द सी लेवल सिस्टम, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, अपर डाइवर्जेंस एबव द सी लेवल सिस्टम, सी लेवल के ऊपर जो है वो डाइवर्ज हो रही है, ये मतलब ऐसे ऊपर जा रही है तो ऐसे डाइवर्ज होगी, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल आप लोगों ने पढ़ाई है कि अगर कोई सेल है, सेल में अगर नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर जाएगी तो वो डाइवर्ज होगी ही ना, ऐसे ये आपका सेल है, अब सेल से यहाँ ऊपर जाएगी तो आपको पता ही है कैसे, ये इधर एक सेल बनाएगा, एक इधर एक सेल बनाएगा, तो डाइवर्ज हो ही रही है, तो बस वही चीज़ कह रहा है, बहुत बड़ी चीज़ में कुछ कह नहीं रहा है, पांचों कंडीशन बहुत सिंपल सी हैं, एक ही चीज़ को, एक ही कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के ये चीज़ बता रही है, ठीक। आइए, द एनर्जी दैट इंटेंसीफाइज द स्टॉर्म, जो एनर्जी जो कि तेज बनाती है, इंटेंसीफाई करती है, प्रचंड बनाती है, कम्स फ्रॉम कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस, अभी मैंने आपको बताया कि कंडेंस होती है, क्या कंडेंसेशन में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, एकदम खूब गर्मी पड़ रही है, एकदम खतरनाक गर्मी है, खतरनाक गर्मी में आप गए भाई, बोले कि पहले एक बॉटल आती थी ना, बॉटल, या फिर कैन लिए हैं आप, कैन वाला पेप्सी, कोको कोला, या फिर आप बॉटल देखे हैं ना जो एकदम बढ़िया स्प्राइट वगैरह की आती है, उसको आप गए मांगे, या फिर नॉर्मल बॉटल लिए, ठंडी है, या फ्रिज से आप पानी निकालते हैं, अब पानी निकाल के उसको रख दिया, बहुत ठंडी है, घर वाले कहते हैं नहीं पानी भी मत पियो, बहुत गर्मी लगी है, 2 मिनट रखते हैं, देखते हैं पूरा पानी जो है ना वो उसके ऊपर ऊपर पानी लग जाता है, पानी लीक कर जाता है, कैसे, वो पानी लीक नहीं होता है, वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो वेपर्स प्रेजेंट होते हैं वो जम जाते हैं, जम के उसमें कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस देखने को हमें मिलती है, टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, तो इस कंडेंसेशन से यहाँ देखिए ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाते हैं, और जैसे ही ये जमेगा वैसे वो हीट छोड़ता है, लेटेंट हीट रिलीज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी स्पीड ऊपर जाती है, इसकी हाइट ऊपर बढ़ जाती है। चलिए आइए, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं सराउंडिंग द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और इस सेंटर ऑफ स्टॉर्म के चारों तरफ यहाँ पे इसको सराउंड कर लेते हैं, यानी घेर लेते हैं, विद कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी, क्योंकि यहाँ सी से कॉन्टीन्यूस सप्लाई हो रही है मॉइस्चर की, तो इस वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता जा रहा है, यहाँ पे ऐसे 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 ये डाइवर्ज होते जा रहे हैं, अपना कहर बढ़ा रहा है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। द स्टॉर्म इज़ फर्दर स्ट्रेंथन, धीरे धीरे वो स्टॉर्म ऐसे छोटा हुआ, फिर उससे बड़ा 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 सप्लाई होती रही है, बढ़ता रहा, सप्लाई होती रही, बढ़ता रहा, सप्लाई होती रही, बढ़ता रहा, तो जितनी ज़्यादा उसको सप्लाई मिलेगी तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोस्ट है और ये आपका ओशन है, अब जितनी ज़्यादा दूर होगा, ये जितनी ज़्यादा दूर होगा
उतना ये पहुँचते 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 कोस्ट के पास उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार इसको ज़्यादा डिस्टेंस में ज़्यादा पानी मिलता जा रहा है। यहाँ से ये आ रहा है, ये मान लीजिए 1000 किलोमीटर से आ रहा है, 1000 किलोमीटर में इसको कितना पानी मिल गया, और एक आ रहा है 200 किलोमीटर से आ रहा है। अब 200 किलोमीटर से आया बढ़ रहा है, 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 बढ़ते 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 बस इसके बाद अब इसको सप्लाई से कट हो जाएगी। आएगा यहाँ 10-20 किलोमीटर, 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जहाँ भी जितनी भी उसकी रेंज होगी, जैसी स्पीड होगी, जैसे इंटेंसिफिकेशन होगी, वहाँ डिस्ट्रक्शन करेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जो 1000 किलोमीटर से आ रहा है, बहुत दूर से, इतने दूर से आ रहा है, अब उसके पास और पानी आया, एकदम बहुत बड़े बड़े बादल बन रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ रही है, दहाड़ रहा है, खाना खा के मजबूत होके आ रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ले गया है, हो सकता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक मारे सब तहस नहस करते। ये चीज़ कह रही, ठीक है। कॉन्टीन्यूस सप्लाई यहाँ पे हो रही। ऑन रीचिंग द लैंड द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मॉइस्चर सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है जब वो लैंड पे पहुँच जाता है। एंड स्टॉर्म डिसिपिएट्स, और स्टॉर्म पे धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक। द प्लेस वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट, और ऐसी जगह जैसे ये ओशन है और ये आपका लैंड है, अब जहाँ ही ये कोस्ट को क्रॉस करता है, ठीक। द प्लेस वेयर द ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट इज कॉल्ड लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन। लैंडफॉल मतलब आके ज़मीन पर पटक गया। अभी तो बहुत चौड़ में खाना खाते खाते जा रहा था, अब उसकी बारी आई बैटिंग करने की। कितने दिन तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है बाबू, अब जाके दिखाओ कि का कैली थकान आके पहुँचा ना, इतना खाए आप दिखावा का कर गया। तो वो उसका लैंडफॉल हो जाता है, यानी ज़मीन पे उसको पटक देते हैं लड़ाई करने के लिए, तो ज़मीन लैंडफॉल, लैंड पे आके गिर गया, लैंड पे पहुँच गया, ठीक। लैंडफॉर्म हो गया। अब द साइक्लोन विच क्रॉसेस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऐसे साइक्लोन जो कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को जो है देखिए क्रॉस करते हैं, रिकर्व एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उसमें डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है 20 डिग्री नॉर्थ वाले। आइए आगे बढ़ते हैं। A schematic representation of vertical structure of mature tropical cyclone storm, figure 10.10 में दिखाया गया है। The mature tropical cyclone characterized by strong upper spiraling circulating wind, strong spiraling यानी ऐसे 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 ऊपर ऊपर उठती जाएगी, तो स्पाइरल होते हुए ऊपर जाएगी। अराउंड द सेंटर, आई में, उसका सेंटर में आई होता है। डायमीटर ऑफ द सर्कुलेटिंग सिस्टम कैन वेरी फ्रॉम 150, ये चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, इसको याद कर लीजिए कि लगभग 150 से लेकर के 250 किलोमीटर के आसपास जो डायमीटर है वो सर्कुलेटिंग सिस्टम का वेरी करता है। 150 से 250 के बीच में हो सकता है। सोचिए 150 से 250 बीच में सर्कुलेटिंग सिस्टम कितना बड़ा होता है, आप सोचिए एक बार। द आई इज अ रीजन ऑफ काम, यहाँ शांत माहौल होता है भी, सबसाइडिंग एयर, इसके अंदर देखिए एयर है सबसाइड करती है, जैसा कि मैंने बताया। द आई इज द रीजन ऑफ काम एंड अराउंड द आई के चारों तरफ क्या होती हैं, आई वॉल होती हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्पाइरलिंग एसेंट ऑफ एयर टू ग्रेटर हाइट, वहाँ पे ही एयर जो है काफ़ी ऊपर तक जाती है, ठीक है। एसेंट, डिसेंट मतलब नीचे, एसेंट मतलब ऊपर। हाइट रीचिंग टू ट्रोपोपॉज, कहाँ तक जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये भी पूछता है, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि ट्रोपोपॉज तक पहुँच जाती है। एंड द विंड रीचेज मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस रीजन, और इसी रीजन में विंड अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर पहुँचता है, जो कि हो सकती है कितनी, 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक। टॉरेंशियल रेन ऑकर्स हियर, बहुत ही मूसलाधार रेन होती है, अच्छी खासी बारिश होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा मॉइस्चर उसको मिल रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, जल्दी जा रहा है, तो जल्दी ऊपर कंडेंस भी होगा, कंडेंस होकर जल्दी जल्दी नीचे टॉरेंशियल रेनफॉल देखने को मिलेगी। फ्रॉम द आई वॉल रेन बैंड्स में रेडिएट एंड ट्रेन्स ऑफ क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में ड्रिफ्ट इनटू आउटर रीजन, और ऐसे मतलब अलग अलग क्यूमुलस निम्बस लेयर बाय लेयर ऐसे बनते जा रहे हैं, तो एक नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ऐसे 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 ट्रेन बनते जा रहे हैं, यानी कई सारे चारों तरफ से उनकी कई लेयर्स बनती जा रही हैं आसपास में, तो ये चीज़ ये बता रहा है, ठीक है। मिड ड्रिफ्ट इनटू आउटर रीजन, बाहर की तरफ वो ऐसे चौड़े 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 होते फैलते जा रहे हैं। द डायमीटर ऑफ स्टॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल, जो डायमीटर बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी होता है वो 600 से लेकर के 1200 किलोमीटर के बीच में इसका होता है। देखिए डायमीटर ऑफ स्टॉर्म ओवर द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन इज बिटवीन 600 से 1200 किलोमीटर, और जो सिस्टम मूव स्लोली अबाउट 300 to 500 किलोमीटर पर डे। सोच रहे हैं कि डायमीटर इसका 600 से लेकर 1200 किलोमीटर तक का हो सकता है, और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ता है 300, धीरे कह रहे हैं भाई सर,
अभी देखिए कह रहा है धीरे द सिस्टम मूव स्लोली है, 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर एक दिन में जा रहे हैं, वो स्लोली चल रहा है। चलिए भाई आइए, फिर यहाँ से द साइक्लोन क्रिएट्स स्टॉर्म सर्जेस एंड दे इनंडेट द कोस्टल लो लैंड। अब यहाँ पे देखिए इनंडेट करता है, सब ध्वस्त कर देगा जहाँ भी पहुँचेगा। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है कि अचानक से पहुँचेगा कहीं पे स्टॉर्म, वहाँ पे खूब तेज तबाही लेके आएगा, बारिश वगैरह होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, तो ये चीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। द स्टॉर्म पीटर्स आउट ऑन लैंड, जो स्टॉर्म होता है वो पीटर आउट ऑन लैंड। पीटर आउट का मतलब क्या होता है, पीटर आउट मतलब वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है, यानी आपको पता है पहले बताया वीक हो जाता है, आउट ऑन दी लैंड। आइए अनडिस्ट्रीब्यूटेड विंड, अनडिस्टर्ब्ड विंड्स, यहाँ तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए अभी एक लास्ट चीज़ हमारी लास्ट आ गई है, थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज के बारे में हम बात करते हैं। अदर सीवियर लोकल स्टॉर्म एंड थंडर स्टॉर्म्स, लोकल स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज आर अदर सीवियर, तो ये थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडोज होते हैं। दे आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये कम समय के लिए होते हैं। ऑकरिंग ओवर ए स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में होते हैं। अब वहाँ आपने देखा कि 200-300 किलोमीटर हज़ारों के पास पहुँच जा रहा है, पर ये छोटे एरिया में होते हैं। थंडरस्टॉर्म आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेंशन ऑन मॉइस्ट हॉट डे, इंटेंस कन्वेंशन हो गया यहाँ पे हमें देखने को मिला किसी मॉइस्ट, यानी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉइस्ट हॉट डे यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पानी है, नमी है, आर्द्रता है, और हॉट है यानी लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। थंडरस्टॉर्म इज़ वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, तो एक थंडरस्टॉर्म आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के रूप में है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये अब वैली मान के चलिए, एक यहाँ पे वैली हो गई, फिर यहाँ से आया, अब ये मॉइस्ट एयर ऐसे ऊपर उठ गई, फिर यहाँ पे एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पे बना देगा, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए, और या फिर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे अपने आप उठ रहा है, फिर यहाँ पे भी क्लाउड बना रहा है, ठीक। तो जब ये नीचे से ऐसे उठना बंद हो जाएगी तो अचानक से यहाँ पे बारिश जो है बहुत तेज़ी से बारिश होगी, और बारिश सब कुछ अस्त व्यस्त कर देगी, तहस नहस हो जाएगा। तो यही चीज़ इसमें समझाने की आपको कोशिश कर रहा है, ठीक। थंडरस्टॉर्म वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, एक प्रकार का ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग, और ये थंडर और लाइटनिंग क्रिएट करता है व्हेन क्लाउड एक्सटेंड टू हाइट्स वेयर सब जीरो टेम्परेचर प्रिवेल्स। ऐसी हाइट्स पर जब वो क्लाउड होते हैं वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर होता है। सब जीरो टेम्परेचर मतलब जहाँ फ्रीजिंग लेवल पे पहुंच जाता है, हेल्स आर फॉर्म। ये देखिए जैसे कि यहाँ से ये उठा, ये वैली हो गई मान लीजिए, फॉर वैली की वजह से उठ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्लाउड बना, ये ऐसे बनता है ना ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे क्रिस्टल्स बन रहे हैं। अब ये क्रिस्टल बनेंगे तो ये अप ड्राफ्ट है, ये ऊपर इसको ठेल रहा है, इस वजह से ऊपर जा रही है हवा, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब ये भारी हो जाएगा ना तो ये इससे हैवी होगा तो ये नीचे गिरने लगेगा, जिसको हेल स्टॉर्म के रूप में हम जानते हैं। तो ये देखिए अप ड्राफ्ट है, तो सब जो, तो यहाँ पे हेल स्टॉर्म, हेल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, यानी बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े और बड़े 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 क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगेंगे। आपस में सारे जो वेपर जो कंडेंस हुए हैं वो मिल जाएंगे तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे। आपने देखा होगा कि पत्थर पड़ रहा है, पथरी पड़ रहा है ना, पथरी की डब्बा, पथरा पड़ रहा है, तो इसी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो हेल्स है, हेल फॉर्म होंगे, दे कम डाउन एज हेल स्टॉर्म। ये कम क्यों होंगे कि यहाँ पे जो नीचे से हवा जा रही है पर वो ठिक रही है, लेकिन ग्रेविटी सबसे बड़ी, हवा उसके आगे कुछ नहीं होती। तो अगर वहाँ पे हैवी हुई, हवा से ज़्यादा हैवी हो गई, अब हवा की एक लिमिट होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ऐसे है फूकूंगा तो ये पेपर उड़ा सकता हूँ, ऐसे फूक दिया मैंने, ये देखिए प्लेन्स का टेस्ट दे रहे थे भी चल रहा है। तो एक दो ऐसे प्रीवियस ईयर का लगाया है मैंने, ये 2023 का है। तो ऐसे देखिए हवा दे गया, ये अप ड्राफ्ट है। अब मैं पेपर तो उड़ा ले रहा हूँ, मैं बुक उड़ा सकता हूँ क्या? ये बुक आई, इसको उड़ा लूँगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन और हैवी होगा तो नहीं उड़ा पाऊंगा, तो ये नीचे आएगी। तो इस वजह से हेल स्टॉर्म को उड़ा नहीं सकती, तो हेल स्टॉर्म यहाँ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सब जीरो टेम्परेचर हेल स्टॉर्म होगा। तो थंडर स्टॉर्म ऑफ इफ़ देयर इज इनसफिशिएंट मॉइस्चर, हेल स्टॉर्म और फॉर्म दे कम डाउन, हेल स्टॉर्म के रूप में आते हैं, हेल्स नीचे गिर जाते हैं। इफ़ देयर इज इनसफिशिएंट मॉइस्चर, जब यहाँ पे इनसफिशिएंट मॉइस्चर होगा तो थंडर स्टॉर्म जनरेट डस्ट स्टॉर्म। तो यहाँ पे जो थंडर स्टॉर्म है वो डस्ट स्टॉर्म का फॉर्म ले लेगा, रूप ले लेगा। थंडर स्टॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर। इंटेंस अपड्राफ्ट होती है यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो अपड्राफ्ट
ऊपर जाती हैं, विच कॉज द क्लाउड टू ग्रो बिगर एंड राइज टू ग्रेटर हाइट, जिसकी वजह से जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ऊपर चले जाते हैं और ग्रेटर हाइट्स तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब कोई धीरे धीरे हवा है तो वो ज़्यादा लेके जाएगी, तो 100 मीटर 200 मीटर लेके जाएगी। बहुत तेज़ हवा है तो 1000 2000 मीटर तक लेके जाएगी। बहुत और तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा है तो आसमान में लेके चली जाएगी। क्या दिक्कत वाली बात है। दिस कॉजेज प्रेसिपिटेशन, ऑब्वियस सी बात है प्रेसिपिटेशन होना ही है। लेटर जो डाउन ड्राफ्ट है ब्रिंग डाउन टू द अर्थ एंड कूल द एयर एंड द रेन। अब इस वजह से जो अर्थ, अब फिर जब पानी बरसेगा तो नीचे ठंड गर्मी ख़त्म हो जाएगी, ठंडी आ जाएगी, कूल एयर आएगी और रेन आएगी। तो फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म समटाइम स्पायरलिंग विंड डिसेंड्स लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट विद अ ग्रेट फोर्स। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्पायरलिंग विंड नीचे आती हैं। फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म समटाइम स्पायरलिंग, ऐसे गोल गोल घूमती 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 नीचे आएंगी, जैसे कि किसी हाथी का एलिफेंट का सूंड होती है ना ऐसे एक तरह से। तो यहीं पे बीच में ये फॉर्मेशन हो जाता है इनके बीच में। ये देखिए स्पायरलिंग ऐसे ऐसे विंड ऐसे नीचे आने लगे डाउन ड्राफ्ट के साथ में। ये आपका जैसे बना हुआ है तो यहाँ पे एक डाउन ड्राफ्ट हो रही है, सब मिल के नीचे आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे एक स्पायरलिंग विंड हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक, लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट ग्रेट फोर्स वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर। और यहाँ पे वेरी लो प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर हमें देखने को मिलेगा सेंटर में, कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑन इट्स वे। और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को इसमें मिलेगा। सच फिनोमिना इज कॉल्ड एज टॉर्नेडो। और इसमें ऐसे ही बन जाती है जब ये, तो इसको हम टॉर्नेडो के रूप में जानते हैं, जो ऐसे ऐसे बन जाती है। ये देखिए ये ट्रंक के रूप में स्पायरलिंग विंड्स आ गई ना, तो ये टॉर्नेडो के रूप में हो जाती हैं। टॉर्नेडो जनरली ऑकर इन मिडिल लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड में होते हैं। तो टॉर्नेडो ओवर द सी आर कॉल्ड वाटर स्प्राउट्स। और ऐसे टॉर्नेडोज जो कि जो अभी आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ टॉर्नेडो। तो जब पढ़ा रहा हूँ तो भाई अच्छे से पढ़ाऊँ ना, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए ये स्पायरलिंग हुई ना बीच में, ये स्पाइरल हो गया जिसको हम मेसोसाइकिल ये कह रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म है, इस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है। नीचे आपका एक टॉर्नेडो क्रिएट होगा। अप ड्राफ्ट यहाँ है और ये देखिए हेल्स यहाँ पे नीचे आ रहे हैं डाउन ड्राफ्ट की वजह से। और दूसरा ये देखिए डाउन ड्राफ्ट की वजह से आ रहा है सुपर सेल। ठीक, दिस कैन रोटेट। और यहाँ पे देखिए सुपर सेल थंडरस्टॉर्म्स हैव अ डीप रोटेटिंग अप ड्राफ्ट। एक सुपर सेल थंडरस्टॉर्म होता है जिसमें एक डीप रोटेटिंग अप ड्राफ्ट होती है। ऊपर जाने वाली जो अप ड्राफ्ट होती है वो रोटेट करती है, कॉल्ड मेसोसाइक्लोनिक। ये देखिए मेसोसाइक्लोनिक के रूप में ये देखिए ऊपर जा रही है। आइए ठीक है, एक और इमेज अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये देखिए एक दूसरी इमेज है हमारे पास। ये देखिए नीचे से ये ऊपर जा रही है और यहाँ पे एक ऐसे ऐसे ट्रंक के रूप में ऐसे सर्कुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, और विंड शेयर है, अ सडन चेंज ऑफ विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। इधर को विंड जा रही है, हैवी रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिली। अ swirling ट्यूब ऑफ एयर संक, और यहाँ से एयर सक यानी एयर यहाँ से ये एयर ले रही है अंदर से। अब ड्राफ्ट जो हो रही है वही ये चीज़ समझ जाइए आप, ऐसे ही होती हैं। ठीक, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम सिंपल सी चीज़ है। ये देखिए ब्रिटानिका का आप देख सकते हैं, ये एलिफेंट के टंग के जैसे ये देखिए सर्कुलेट यहाँ पे हो रही हैं। आइए चलिए, वाटर स्पाउट्स यहाँ पे टॉर्नेडोज ओवर द सी कॉल्ड वाटर स्पाउट। जो टॉर्नेडोज सी के ऊपर होते हैं उनको हम वाटर स्पाउट कहते हैं। दीज वायलेंट स्टॉर्म्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ एटमॉस्फियर्स एडजस्टमेंट टू वेरिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो वायलेंट स्टॉर्म होते हैं ये मैनिफेस्टेशन होते हैं, यानी कारण होते हैं, या मैनिफेस्ट करना आपको पता होगा, कारण बन जाता है। तो मैनिफेस्ट होता है यानी रिस्पॉन्स, एक तरीके से आप कह सकते हैं आप एटमॉस्फियर्स एडजस्टमेंट का, यानी एटमॉस्फेयर जब अपने आप को एडजस्ट करता है। वेरिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जब दो डिफरेंट प्रकार की एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। द पोटेंशियल एंड हीट एनर्जीज आर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी और हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में इन दीज स्टॉर्म। एंड इस वजह से द रेस्टलेस एटमॉस्फेयर अगेन रिटर्न्स टू स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे दोनों आई, जैसे एक आपने देखा था फ्रंट थी, एक पॉजिटिव थी, एक कोल्ड फ्रंट थी, दोनों में अलग अलग वेरिएशन था। तो फिर ऐसे घूम के कोल्ड फ्रंट नीचे आ गई, वार्म फ्रंट ऊपर हो गई, धीरे धीरे वार्म वाली और ऊपर जाएगी तो फिर कोल्ड हो जाएगी। तो दोनों में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, जो कॉन्टेस्ट था वो खत्म हो गया। साइक्लोन्स में भी सेम ऐसा ही है, साइक्लोन्स आए, दोनों टकराएं और या फिर दो ऐसे हवा हुई, या फिर नीचे से लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो ऊपर गई। अब यहाँ पे जो लो प्रेशर है फिर बारिश होगी, जब बारिश हो जाएगी तो वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, बारिश लेके बढ़ता रहेगा। फिर जैसे ही वो लैंड पे पहुंचा वैसे ही उसको पानी का जो ऊपर जा रहा था वो कम हो गया, पानी ख़त्म हो गया, वो उसको फीडिंग खाना मिलना बंद हो गया।
तो वो फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, और जहाँ से वो चला था वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल हो गई, क्योंकि वहाँ पे उसने बारिश वगैरह कर दी, वहाँ से जो चीज़ें गर्म थी वो लेके आगे निकल आया। तो ये चीज़ें ऐसे इक्विलिब्रियम को कंटेन कर लेता है। तो ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आएगी।